हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर के एक विषय प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एंड सेकेंडरी एग्रीकल्चर एजी 505 का 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा। इससे पहले मैंने एजी 504 तक जो भी सब्जेक्ट है सभी का मैंने 5-5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिया है। तो देखिए, ये जो सब्जेक्ट है आपका प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एंड सेकेंडरी एग्रीकल्चर, इसका जो क्वेश्चन का आंसर है थोड़ा सा लॉन्ग है, ठीक है। इसकी वजह से मैं इसमें थोड़ा सा शॉर्ट कराऊंगा, थोड़ा सा लॉन्ग, दोनों मिलाकर कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला हमारा जो क्वेश्चन है वह है संरक्षित या सुरक्षात्मक कृषि किसे कहते हैं। तो हमारे सब्जेक्ट का जो नाम है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, तो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन किसे कहते हैं, संरक्षित खेती या सुरक्षात्मक खेती किसे कहते हैं। तो आप लोग समझिएगा, पहले मैं बता रहा हूँ कि सुरक्षात्मक कृषि किसे कहते हैं। देखिए, सुरक्षा मतलब कि हम अपने फसलों की सुरक्षा करेंगे, ठीक है। मतलब कि नियंत्रण की जो भी सुरक्षा की जो भी विधियां, जैसे ग्रीन हाउस हो गया, ठीक है। हम लोग यहाँ पर मेन पॉइंट है ग्रीन हाउस की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे सीधे सीधे, ठीक है। तो संरक्षित खेती एक ऐसी कृषि की प्रणाली है जिसमें पौधों को विभिन्न प्रकार की पर्यावरणीय स्थितियों से सुरक्षित किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए इस टाइम क्या क्लाइमेट है, तो इस टाइम ठंडी आ रहा है, ठीक है। तो ठंडी आ रहा है तो हम इस प्रकार से फसल की अपनी खेती करेंगे, ऐसी बुआई करेंगे, इस प्रकार से उसकी सुरक्षा करेंगे कि उसमें के रोगों का प्रकोप, कीटों का प्रकोप और भी जो अन्य उसको प्रभावित करने वाले कारक है उनका प्रकोप न हो सके। इस प्रकार से हम सुरक्षा का उपाय करेंगे, ठीक है। तो उसी को बोला जाता है सुरक्षात्मक कृषि। मतलब चलिए अभी आगे आप लोग देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। जब हम किसी फसल का उत्पादन मुख्य जैविक या अजैविक कारकों से बचाते हुए या सुरक्षा प्रदान करते हुए करते हैं तो उसे संरक्षित खेती कहते हैं। तो समझिएगा, जब हम किसी फसल का उत्पादन मुख्य जैविक, जैविक मतलब समझ रहे हैं आप लोग, जैविक मतलब जैसे कीट हो गया, ठीक है, कीट हो गया और रोग हो गया, ये सब क्या है, ये सब जैविक कारक हैं। और अजैविक कारक मतलब क्या हो गया, ये आपका धूप हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या है, अजैविक कारक हैं। और बाढ़ हो गया, सॉरी बारिश हो गया, ठंडा हो गया, इन सभी से नियंत्रण करके हम लोग क्या करेंगे, कृषि करेंगे। मतलब इस प्रकार से कृषि करेंगे इसके ऊपर रोगों का प्रकोप ना हो, कीटों का प्रकोप ना हो और अन्य भी जो रोग कीट फैलाने वाले कारक है उनका प्रकोप ना हो और अजैविक कारकों का प्रकोप ना हो। तो इस प्रकार की कृषि को हम बोलेंगे प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन या सुरक्षात्मक कृषि। समझिएगा, सीधे आप लोग बोलिएगा, जब हम किसी फसल का उत्पादन मुख्य जैविक या अजैविक कारकों से सुरक्षा प्रदान करते हुए करते हैं तो उसे संरक्षित खेती कहा जाता है। संरक्षित खेती कृषि की एक ऐसी प्रणाली है, ठीक है। संरक्षित खेती जो है वह कृषि की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें पौधों को विभिन्न प्रकार की पर्यावरणीय स्थितियों से सुरक्षित किया जाता है, ठीक है। संरक्षित कृषि खेती की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें पौधों को विभिन्न प्रकार की पर्यावरणीय स्थितियों से सुरक्षित किया जाता है। पर्यावरणीय स्थिति में समझ रहे हैं आप लोग, जैसे इस समय ठंडी चल रहा है तो हम लोग इस प्रकार से सुरक्षा करेंगे कि ठंडी को उसके ऊपर प्रभाव ना हो। गर्मी का मौसम रहेगा तो हम इस प्रकार से प्रभाव उसका व्यवस्था करेंगे कि उसके ऊपर गर्मी का प्रभाव ना हो, कीटों का रोग प्रकोप कम हो, रोगों का प्रकोप कम हो, बारिश का प्रकोप ना हो। तो इस प्रकार की खेती को बोला जाता है सुरक्षित खेती। तो संरक्षित खेती कृषि की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें पौधों को विभिन्न प्रकार की पर्यावरणीय और अपर्यावरणीय बोल सकते हैं, अपर्यावरणीय कारकों से सुरक्षित किया जाता है। अगला पॉइंट है संरक्षण की सभी विधियों को अपनाकर, संरक्षण की जो भी सभी विधियां ग्रीन हाउस के द्वारा, हम किसी रसायन के द्वारा, अपने हाथ के द्वारा, तो संरक्षण की सभी विधियों को अपनाकर इस प्रकार से कृषि करना कि फसलों पर रोगों व कीटों के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों का प्रयोग कम से कम हो तो उसे संरक्षित कृषि कहते हैं, तथा फसलों को अनुकूलन वातावरण भी मिले, ठीक है। लेकिन पर्यावरण को ध्यान में रखकर, ठीक है, पर्यावरण को ध्यान में रखकर संरक्षण की सभी विधियों को अपनाकर इस प्रकार से कृषि करना कि फसलों पर रोगों व कीटों के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों का प्रकोप कम से कम हो तो उसे संरक्षित खेती कहते हैं या सुरक्षात्मक कृषि कहते हैं, तथा फसलों को उनके अनुकूल वातावरण भी मिले। तो यही था आप लोगों का सुरक्षात्मक कृषि। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% मैं बोल रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा, एग्जाम में आएगा 100%। चलिए अगला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस किसे कहते हैं। तो आप लोग कब से ग्रीन हाउस पढ़ रहे हैं, हम लोग सब्जेक्ट में ज्यादा से ज्यादा ग्रीन हाउस ही पढ़ना है। तो ग्रीन हाउस मैंने देखिए इसका सभी लेक्चर जो है करा दिया, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप लोग जाकर देख लीजिएगा। तो ग्रीन हाउस किसे कहते हैं, तो ग्रीन हाउस क्या होता है, तो ग्रीन हाउस
की बात करें तो ग्रीन हाउस विभिन्न तरह की आवरण सामग्री जैसे कांच, प्लास्टिक की छत और अक्सर कांच या प्लास्टिक की दीवारों के साथ बनी एक संरचना होती है। ठीक है, ग्रीन हाउस की बात करें तो ग्रीन हाउस एक घर होता है। ठीक है, ग्रीन मतलब हरा और हाउस मतलब घर, मतलब वह घर जिसके अंदर हम लोग पौधे को उगाते हैं उसे बोलते हैं ग्रीन हाउस। ठीक है, यह ग्रीन हाउस जो होता है यह कांच का या प्लास्टिक की छत होती है। ठीक है, इसकी जो दीवार होती है वह भी कांच या प्लास्टिक की बनी होती है। इसके अंदर क्या होता है, ग्रीन हाउस में क्या होता है, आप लोग समझिएगा ग्रीन हाउस को। सबसे पहली बात तो ग्रीन हाउस क्या होता है, ग्रीन हाउस एक पौधों को उगाने वाला घर होता है जिसका छत जो होता है वह प्लास्टिक या कांच का बना होता है, जिसकी दीवार प्लास्टिक या कांच की बनी होती है। इसके अंदर पौधों को उचित पर्यावरण दिया जाता है। ठीक है, पौधों को उनके अनुकूल वातावरण दिया जाता है जिससे अधिक से अधिक उत्पादन हो सके। ग्रीन हाउस की यदि मैं बात करूं तो इस टाइम सीजन चल रहा है कि इसका ठंडी का। ठीक है, कौन सा सीजन आ रहा है तो खरीफ खरीफ का फसल कट गया, तब कौन सा आएगा, रबी का मौसम आ रहा है। ठीक है, रबी के मौसम में जैसे हमारी मटर होती है। ठीक है, मटर होती है तो मटर को यदि हम लोग चाहेंगे ना तो ग्रीन हाउस में गर्मी के समय में उगा सकते हैं। ठीक है, गर्मी के समय में हम लोग चाहें तो मटर को उगा सकते हैं इसमें ग्रीन हाउस में। तो ग्रीन हाउस में हमें मटर के अनुकूल वातावरण तैयार करना पड़ेगा, मतलब वहां पे ठंडा वातावरण तैयार करना पड़ेगा। तो ग्रीन हाउस में हम लोग अपने मन पसंद फसलों का उत्पादन कर सकते हैं, ये ऐसा आप लोग लिख सकते हैं। तो ग्रीन हाउस से पूछा ग्रीन हाउस क्या है, तो ग्रीन हाउस विभिन्न तरह की आवरण सामग्री जैसे कांच या प्लास्टिक की छत और अक्सर कांच या प्लास्टिक की दीवारों के साथ बनी एक संरचना होती है। ग्रीन हाउस का मतलब होता है ग्रीन हाउस में पौधा उगाने वाला घर। ठीक है, ग्रीन हाउस में मौसम अथवा जलवायु दोनों को नियंत्रित किया जाता है। ग्रीन हाउस में मौसम और जलवायु दोनों को नियंत्रित किया जाता है। मान लीजिए कोई फसल है उसको बारिश कर सकता है तो उसमें ग्रीन हाउस में ऐसा माहौल कर दिया जाएगा कि वह उसके अनुकूल हो जाए। ठीक है, किसी को गर्मी हो सकता है तो ग्रीन हाउस में इतनी गर्मी पैदा कर जाए कि उसके अनुकूल हो जाए। तो ग्रीन हाउस में हम लोग वातावरण और जलवायु को नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, मौसम और जलवायु को नियंत्रित कर सकते हैं। यह दूसरा क्वेश्चन था, इसी में है आगे थोड़ा सा मतलब अगला क्वेश्चन, लेकिन मैंने इसी में बता दिया है। तो तीसरा क्वेश्चन है ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, ग्रीन हाउस के प्रभाव से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले ग्रीन हाउस का प्रभाव समझ लीजिए क्या होता है, मैं उसके बाद आप लोगों को डिटेल में पूरा बताऊंगा। ग्रीन हाउस प्रभाव मतलब ग्रीन हाउस जो है उसका क्या प्रभाव है। ठीक है, तो ग्रीन हाउस का प्रभाव मतलब ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव। तो ऐसे ही देखिए कि हम पूछा ग्रीन हाउस प्रभाव और ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव, तो दोनों का लगभग सेम ही है। ठीक है, तो ग्रीन हाउस का प्रभाव क्या होता है, ग्रीन हाउस के कारण जो होता है, ग्रीन हाउस से निकलने जो गैस होती है उससे हमारा जो पृथ्वी है इसका तापमान बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, ग्रीन हाउस से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और भी अन्य जो गैसें हैं इनके द्वारा क्या हो रहा है, पृथ्वी का तापमान बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, हमारे पृथ्वी पर देख रहे हैं इस समय बिना मौसम की बारिश हो जा रही है, बारिश जब होना चाहिए तो बारिश नहीं हो रही है। ठीक है, बहुत अधिक गर्मी पड़ रही है। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है, ग्रीन हाउस गैस की वजह से। ग्रीन हाउस गैस में क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और आदि गैसें पाई जाती हैं, जिससे क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग का खतरा भी बहुत तेजी से हमारे देश में, हमारे विश्व में बढ़ रहा है। ठीक है, इसको रोकने का भी सिर्फ एक ही उपाय है कि हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधों को लगाएंगे। ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधों को लगाएंगे तो जो पेड़ पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेंगे और ऑक्सीजन को उत्सर्जित करेंगे, जिससे क्या होगा कि इनका प्रभाव कम हो जाएगा। तो हम लोग को सिर्फ पढ़ना है कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव के द्वारा हमारे जो पृथ्वी का वातावरण है, हमारे पृथ्वी का जो तापमान का स्तर वह ज्यादा अधिक से अधिक संख्या में अधिक से अधिक टेम्परेचर में बढ़ रहा है। ठीक है, तो यह एक प्रक्रिया है जिसके कारण पृथ्वी पर तापमान में वृद्धि होती है जो वायुमंडलीय गैसों के कारण होता है, उसी में देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे आप लोग ग्रीन हाउस क्या है वह थोड़ा सा यदि जिसको नहीं समझ में आया था वो अभी आ जाएगा। तो ग्रीन हाउस कांच से बना एक घर है जिसका उपयोग पौधों को उगाने के लिए किया जा सकता है। सूर्य की किरणें ग्रीन हाउस के अंदर पौधों और हवा को गर्म करती हैं। सूर्य की जो किरणें होती हैं वह ग्रीन हाउस के अंदर पौधों और हवा को गर्म करती है और अंदर फंसी जो गर्मी होती है वह बाहर नहीं निकल पाती। ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ और एक एक पॉइंट समझते चलिएगा, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ग्रीन हाउस जो होता है वह कांच से बना एक घर होता है जिसका उपयोग पौधों को उगाने के लिए किया जाता है। सूर्य की किरणें ग्रीन हाउस के अंदर पौधों और हवा को गर्म करती हैं और अंदर जो फंसी गर्मी होती है वो बाहर नहीं निकल पाती है और ग्रीन हाउस को गर्म कर देती है, जो पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। यह जो गर्म कर देती है क्या होता है, पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। यह स्थिति वायुमंडल में भी होता है, यही जो स्थिति होती है यही वायुमंडल में भी होती है। ठीक है, तो समझिएगा वायुमंडल में कैसी होती है। दिन के समय सूर्य पृथ्वी के वातावरण को गर्म करता है। दिन के समय क्या करता है, सूर्य पृथ्वी के वातावरण को गर्म करता है। रात में जब पृथ्वी ठंडी हो जाती है तो गर्मी वापस वायुमंडल में विकीर्ण हो जाती है। ठीक है, देखिए सुबह क्या होता है, धूप होती है, धूप होती है क्या होता है, सूर्य की जो प्रकाश वो हमारी पृथ्वी के अंदर थोड़ा थोड़ा अंदर चला जाता है, मतलब गर्मी भी
पृथ्वी का जो टेम्परेचर वो बढ़ जाता है। फिर रात के समय क्या होता है, मौसम ठंडा हो जाता है, ओस गिरने लगती है, तो क्या होता है कि जो गर्मी है वो फिर से वायुमंडल में चली जाती है। ठीक है, तो दिन के समय सूर्य पृथ्वी के वातावरण को गर्म करता है, रात में जब पृथ्वी ठंडी हो जाती है तो गर्मी वापस वायुमंडल में विकीर्ण हो जाती है। इस प्रक्रिया के दौरान गर्मी वायु पृथ्वी के वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवशोषित हो जाता है। ठीक है, इस प्रक्रिया के दौरान गर्मी जो है वह पृथ्वी के वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवशोषित हो जाता है। यही वह चीज है कि पृथ्वी की सतह को गर्म बनाती है, यही चीज जो है कि पृथ्वी की सतह को गर्म बनाती है। ग्रीन हाउस गैसों को बढ़े हुए स्तर को ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ते हुए स्तर के कारण पृथ्वी का तापमान जो काफी हद तक बढ़ गया है। यदि कोई आपसे पूछे ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव क्या, तो सीधे एक लाइन में बोलिएगा ग्रीन हाउस गैस के कारण पृथ्वी का जो तापमान है वह बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिससे हमारे देश में ग्लोबल वार्मिंग जैसे अन्य आपदा का खतरा मौजूद है। इसको रोकने का सिर्फ एक उपाय है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधों को लगाएं। पेड़ पौधों को लगाएंगे तो पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करेंगे, जिससे क्या होगा, ऑक्सीजन को छोड़ेंगे। ऑक्सीजन छोड़ेंगे तो पृथ्वी हमारी जो है वह पूर्ण रूप से सही हो जाएगी। ठीक है, तो यही था ग्रीन हाउस गैस और ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव। आगे देखेंगे कम लागत वाले ग्रीन हाउस निर्माण की विधि। तो कम लागत के ग्रीन हाउस निर्माण की विधि हम लोग देखेंगे। देखिए, मैंने जो लेक्चर किया था इसमें बहुत छोटा सा बताया था। ठीक है, आपको मैंने उसमें बताया था 4-5 हेडिंग में, और वो आप लोग अच्छे समझ में आ गया होगा। तो इसमें देखिए आपकी सीरीज में थोड़ा सा अलग दिया है उससे, तो मैं इसको बता रहा हूँ, इसके बाद तो मैं कराऊंगा तो उसको भी कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए इसमें देखते हैं। प्रस्तावित स्थल पर जहां तक हो सके पूर्व से पश्चिम दिशा में 4 मीटर बाई 24 मीटर की आयत को चिन्ह करें। इस आयत के दोनों विकर्ण बराबर सुनिश्चित कर लें। ठीक है, क्या बोल रहा है कि एक स्थान को प्रस्तावित कर ले कि हमें इसी स्थान पर ग्रीन हाउस बनाना है, वहां पर 4 बाई 24 मीटर के आयत का चिन्ह करें और आयत के दोनों विकर्ण बराबर सुनिश्चित कर लें। मतलब 4 बाई 24 का बोल रहा है क्या बनाने के लिए, आपको एक आयत बनाने के लिए, और इसका जो विकर्ण है यह क्या कर ले, सुनिश्चित कर ले कि दोनों बराबर होना चाहिए, मतलब ये दूरी जो है आपस में बराबर होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट बोला है आयत के चारों कोने को चिन्हित करें, आयत की लंबी भुजाओं की 1-1 मीटर दूरी पर निशान लगाएं। ठीक है, आयत के चारों कोने को चिन्हित करें और आयत की लंबी भुजाओं की 1-1 मीटर की दूरी पर निशान लगाएं। अगला पॉइंट है बाल्टी नुमा बर्मे और सब्बल से प्रत्येक चिन्हित स्थान पर 15 सेंटीमीटर व्यास के 75 सेंटीमीटर गहरे गड्ढे खोदे। ठीक है, तो बाल्टी नुमा बर्मे से, बाल्टी नुमा एक बर्मा होता है। ठीक है, और सब्बल, सब्बल आप लोग जानते होंगे, गांव में सब लोग यूज करते होंगे। सब्बल करने से आप लोगों को याद नहीं आ रहा होगा, तो उसको बेल्च भी बोलते हैं हम लोगों के यहाँ। उस बाल्टी नुमा बर्मे और सब्बल से प्रत्येक चिन्हित स्थान पर 15 सेंटीमीटर व्यास के 75 सेंटीमीटर गहरा व्यास जो होना चाहिए, उसकी मोटाई होती है 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और गड्ढा जो है वह 75 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, गड्ढे खोदे, इस तरह कुल 50 गड्ढे तैयार हो जाएंगे। रस्से से जुड़े हुए 24 मीटर लंबाई के 2 पॉलीग्रिप भागों को बनाइए। ठीक है, रस्से से जुड़े हुए लंबाई के 24 सेंटीमीटर लंबाई के 2 भागों को पॉलीग्रिप भागों में बनाइए। पूर्व निर्मित पॉलीग्रिप नलिकाओं को 16 मिलीमीटर व्यास के बोल्टों के आधार पर पाइप के साथ जोड़ दें। गड्ढों के बीच में लगाए गए अस्थायी सहारों पर पूरी असेंबली को बिठाएं। इस स्थिति में इन्हें एक समान स्थिर ऊंचाई पर लंबवत लटकाना चाहिए। ठीक है, तो जो भी हमने बांधा है उसको कहाँ पर लगाना चाहिए, गड्ढे में लगाना चाहिए। इस प्रकार से समान ऊंचाई पर लंबवत हमें उसको क्या करना चाहिए, टिका देना चाहिए या लटकाना चाहिए। अगला है आधार पाइप के चारों ओर 1:3:6 के अनुपात का सीमेंट कंक्रीट मिश्रण डालें। ठीक है, जिससे नीचे का 15 से 20 सेंटीमीटर पाइप कंक्रीट में ढक जाए। ठीक है, आधार पाइप के चारों 1:3:6। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, तो सीमेंट का, बालू का और कंक्रीट का मिश्रण डालना चाहिए। सीमेंट कितना है, 1 बोरी यदि डालना है, तो कंक्रीट 3, सॉरी बालू 3 और कंक्रीट 6 बोरी। ठीक है, मिलाकर नीचे 15 से 20 सेंटीमीटर पाइप को ढक दें। कंक्रीट को अच्छी तरह दबाएं तथा 2-3 दिन तक पक्का होने के लिए छोड़ दें। आगे देखते हैं। कंक्रीट पक्का हो जाने पर उसके ऊपर जमीन की सतह तक मिट्टी भर दें तथा उसे अच्छी तरह दबा दें। ठीक है, मैंने जो बोला था कि गड्ढा 15 सेंटीमीटर व्यास का 75 सेंटीमीटर लंबा गड्ढा खोदिए, उसमें से कुछ जो गड्ढा उसको सीमेंट कंक्रीट से डालकर ढक दीजिए। उसके बाद जो जगह बच रहा है ऊपर का, उसमें मिट्टी डालने के लिए बोला है। ठीक है, तो मिट्टी डालकर क्या करेंगे, उसको अच्छी तरह से भर देंगे। दोनों छोरों पर पूर्वनिर्मित संरचना को जमाइए। इसके पैरों की स्थिति को चिन्हित करें। इन्हें बैठाने के लिए गड्ढे बनाएं। दोनों संरचनाओं को लंबवत रखकर अभिषिक्त करें तथा मिट्टी डालकर दबा दें। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि बगल के सहारे वाली सदस्य की मुद्रिका वाली छोर को समीपस्थ आधार पाइप पर रखें तथा दूसरी ओर से उसे छोरी संरचना से बांध दे। क्या बोल रहा है समझिएगा
कि बगल के सारे, जैसे बगल में एक आपका बांस जो लगा है तो उसके छोर का पाइप जो है वह दूसरी छोर की पाइप की संरचना से बांध दे। ठीक है, मतलब इस प्रकार से बांध दे, यही इसका बोलने का मतलब। थोड़ा सा इसमें देखिए बहुत कठिन भाषा में बोला है। तो सभी कमानों को आधार पाइप में रखे जिससे कमानों का सीधा भाग आधार पाइप के अंदर चला जाए तथा पॉलीग्रिप नलिका को बैठने के लिए उपयोग किए गए बेल्ट पर स्थिर हो जाए। बैठने के मतलब समझिएगा कि खड़ा करने के लिए, मतलब गड्ढे में उसको बिठाने के लिए बात कर रहा है यहाँ पर, और ऊपर से लगाने के लिए बात कर रहा है। अगला पॉइंट है 15 मिलीमीटर व्यास के 6 मीटर लंबे 4 पाइपों को बांध कर 24 मीटर लंबा रिज पाइप तैयार कर लें। ठीक है, 15 मिलीमीटर व्यास के 6 मीटर लंबे 4 पाइप को बांध कर 24 मीटर लंबा रिज पाइप तैयार कर लें। अगला पॉइंट है 24 मीटर लंबे रिज पाइप का कमानों की रिज लाइन पर रखे। क्रॉस कनेक्टर्स का रिज लाइन पाइप पर इस प्रकार से उपयोग करें कि उसका आधा भाग कमान के एक तरफ और आधा भाग दूसरी तरफ हो। 6 मिलीमीटर व्यास के 2 बोल्ट डालकर क्रॉस कनेक्टर के दोनों सिरों को पास पास लाएं जिससे बोल्ट दूसरे भाग के छिद्र से आर पार हो जाए। पहले कुछ कनेक्टर्स को काबले की सहायता से कसे, फिर इसी प्रकार सभी को रिज पाइप के साथ जोड़ दें। क्रॉस कनेक्टर्स को कसने के पहले यह देख लें कि इनके तथा कमान के बीच की दूरी 1 मीटर है। इस तरह की पकड़ यंत्र संरचना रिज लाइन पाइप और कमान के बीच की पकड़ को मजबूत करती है एवं उनको बिना फिसलन के एक दूसरे पर लंबवत बनाए रखती है। ठीक है, एक एक पॉइंट समझते चलिएगा। अगला पॉइंट है पॉलीएथिलीन की चादर को एक छोर से दूसरी छोर तक इस तरह फैलाएं जिससे इसमें कोई सिकुड़न न हो तथा उनके किनारे ग्रीन हाउस संरचना में से मिलते हो। ठीक है, देखिए जो पॉलीथीन है, ठीक है, उसको इस प्रकार से फैलाएं एक छोर से दूसरे छोर पर कि वह कहीं पर सिकुड़न न हो। अगला है पॉलीथीन चादर को पॉलीग्रिप नलिका और समकोणीय संरचना के बीच में फंसाएं तथा लोहे के कीलों की सहायता से अच्छी तरह दबाकर कसें। चादर को धीरे धीरे खींचकर दूसरी ओर समानांतर स्थित पॉलीग्राफ में कसें। चादर को धीरे धीरे खींचकर दूसरी ओर समानांतर स्थित पॉलीग्राफ से कस दें। अगला पॉइंट है शेष बचे हुए दोनों छोरों पर पॉलीथीन चादर को लकड़ी के पटरों एवं कीलों की सहायता से छोरी संरचना से जोड़ दिया जाता है। छोरी ढांचे के बने हुए भाग को पॉलीएथिलीन चादर से ढक देना चाहिए तथा इसको लकड़ी के पटरों और कीलों की सहायता से स्थिर कर देना चाहिए। यदि फाइबर ग्लास या अन्य कोई पारदर्शी स्थायी सामग्री उपलब्ध हो तो किनारे पर पॉलीएथिलीन की चादर की जगह प्रयोग की जा सकती है। ठीक है, अगला है विभिन्न परतों को ऊपर उठाने के लिए वायु पुराणत्व इन्फ्लेशन पंखे की स्थापना करें। फसलों की आवश्यकता अनुसार छोरी ढांचे पर ऐच्छिक गर्मी एवं ठंडा करने वाले उपकरणों की स्थापना की जाती है। तो यही था लो कास्ट वाले ग्रीन हाउस की, मतलब सस्ते ग्रीन हाउस को बनाने की विधि, जो कि थोड़ा सा लंबा था और थोड़ा सा टफ था। मैं आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, लेकिन मैं इससे भी आसान आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला आवरण सामग्री के आधार पर ग्रीन हाउस का प्रकार। देखिए कहीं कहीं पे पूछता उपयोगिता के आधार पर, आकार के आधार पर और आवरण सामग्री के आधार पर। ठीक है, तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे आवरण सामग्री के आधार पर। आवरण मतलब समझ रहे हैं आप लोग, मतलब बेसिक ग्रीन हाउस बन गया ना, तो इसके ऊपर से ढकने का काम करता है, उसको कवर करने का काम करता है, उसको बोल रहा है कवरिंग मटेरियल। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ कवरिंग मटेरियल आवरण सामग्री के आधार पर। तो आवरण सामग्री ग्रीन हाउस संरचना का प्रमुख और महत्वपूर्ण घटक है। ढांचे के अंतर्गत कवरिंग सामग्री ग्रीन हाउस प्रभाव को सीधा प्रभावित करते हैं। ठीक है, और ग्रीन अंदर वायु के ताप बदलते हैं। कवरिंग सामग्री के बदलने के साथ फ्रेम के आकार और फिक्सिंग की विधि में भिन्न होती है। ग्रीन हाउस को ग्लास, प्लास्टिक फिल्म और कठोर पैनल ग्रीन हाउस के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो देखेंगे क्लासिफिकेशन इसमें पहला है ग्लास ग्रीन हाउस। तो ग्लास ग्रीन हाउस क्या होता है? तो ग्लास का कवरिंग सामग्री के रूप में उपयोग ग्लास ग्रीन हाउस में किया जाता है। ठीक है, ग्लास का कवरिंग सामग्री के रूप में उपयोग ग्लास ग्रीन हाउस में किया जाता है, जो 1950 से पहले प्रयोग में लाए जाते थे। ग्लास कवर सामग्री के रूप में अधिक से अधिक आंतरिक प्रकाश की तीव्रता का लाभ देता है। इन ग्रीन हाउसों का रिसाव दर उच्च होता है। ठीक है, इन जो ग्रीन हाउस होते हैं इनका जो रिसाव दर होता है वह उच्च होता है, जो आंतरिक आर्द्रता और रोगों से भली प्रकार बचाव करता है। ग्रीन हाउस के लिए लीन टू टाइप, यहाँ तक कि स्पैन, रिज और फरो प्रकार के डिजाइन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यह पहला पॉइंट था ग्लास ग्रीन हाउस। ग्लास ग्रीन हाउस मतलब कि कांच का जो ग्रीन हाउस होता है उसकी बात हो रही है। यहाँ पर अगला पॉइंट है प्लास्टिक फिल्म ग्रीन हाउस। एक प्लास्टिक का फिल्म होता है, प्लास्टिक की चादर होती है, उसका बोल रहा है।
तो इस प्रकार के ग्रीन हाउस के कवरिंग सामग्री के रूप में पॉलीथीन, पॉलिएस्टर, पॉलीविनाइल क्लोराइड सहित लचीली प्लास्टिक फिल्मों का प्रयोग किया जाता है। ग्रीन हाउस के लिए कवरिंग सामग्री के रूप में प्लास्टिक लोकप्रिय हो गई है क्योंकि यह सस्ती होती है और कांच की तुलना में हीटिंग की लागत को कम करती है। प्लास्टिक की फिल्मों के साथ मुख्य हानि इस कम जीवन काल का है। ठीक है, प्लास्टिक जो होता है वह कम जीवन काल का होता है, मतलब जल्दी खराब हो जाता है, यही इसके साथ हानि है। उदाहरण के लिए सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली पराबैंगनी मतलब अल्ट्रा वायलेट स्थिर फिल्म केवल 4 साल तक ही रह सकती है। ठीक है, क्यूनसेट डिजाइन के साथ ही साथ कवरिंग सामग्री का उपयोग करने के लिए गटर से जुड़ा डिजाइन उपयुक्त होता है। अगला है कठोर पैनल ग्रीन हाउस। कठोर पैनल ग्रीन हाउस, तो कठोर पैनल ग्रीन हाउस में कवरिंग सामग्री के रूप में पॉलीविनाइल क्लोराइड कठोर पैनल, फाइबर ग्लास प्रबलित प्लास्टिक, एक्रिलिक और पॉलीकार्बोनेट कठोर पैनल, कॉन्सेट प्रकार के फ्रेम या रिज और फरो टाइप फ्रेम का प्रयोग किया जाता है। यह सामग्री टूटने के लिए अधिक प्रतिरोधी और ग्रीन हाउस के दौरान प्रकाश की तीव्रता कांच या प्लास्टिक की तुलना में एक समान होती है। उच्च ग्रेड पैनलों का 20 साल तक का लंबा जीवन काल होता है। ठीक है, इससे मुख्य हानि यह है कि यह जो पैनल होता है ना, यह काई का विस्तार करने के लिए धूल के कणों को इकट्ठा कर लेता है। ठीक है, यह काई का विस्तार करने के लिए धूल के कणों को इकट्ठा कर लेता है। इस कारण पैनल को काला कर दिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार पैनल को काला कर दिया जाता है जिससे बाद में प्रकाश के संचरण में कमी होती है। इससे इसमें आग का बहुत खतरा होता है। ठीक है, तो यही है इसका हानि। तो यह 5 क्वेश्चन थे जो मैंने आप लोग बताए। उम्मीद करते हैं आपको पांचों क्वेश्चन अच्छे से 3 क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से एकदम समझ में आए होंगे और 2 क्वेश्चन जो है इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, आपको कहीं कहीं पर नहीं समझ में आया होगा, तो मैं आप लोगों को 2 क्वेश्चन फिर से बताऊंगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा। और यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।